आज हम डॉक्टर सतीश दुबे राजनीति शास्त्र के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय राज्य का जो है संप्रभुता। मैंने आपसे कहा था राज्य के तत्व पढ़ाते समय कि कभी मैं इत्मीनान से आपकी चर्चा इस पे करूंगा कि राज्य के 4 तत्व हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। तो संप्रभुता पे मैं कभी बाद में चर्चा करूंगा, ऐसा मैंने आपसे कहा था। तो आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे संप्रभुता पे। कि संप्रभुता क्या है? संप्रभुता सावर्जेंटी, SOVEREIGENTY, सावर्जेंटी सुपर और एनस 2 शब्दों से बना है। सुपर और एनस। सुपर का अर्थ है सर्वोच्च और एनस का अर्थ है शक्ति। अर्थात संप्रभुता सर्वोच्च शक्ति है, सुप्रीम पावर। सावर्जेंटी इज द सुप्रीम पावर ऑफ द लैंड। सावर्जेंटी इज द सुप्रीम पावर ऑफ द लैंड। संप्रभुता किसी राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है, सुप्रीम पावर होता है। अब तो क्लियर हो गया। तो एक परिभाषाएं भी क्लियर कर दूं। एक परिभाषा है बिलोबी की कि संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है। बिलोबी का मानना है कि संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है। और एक बहुत अच्छी परिभाषा बोदा ने दिया है। बोदा, जीन बोदा की परिभाषा है, सबसे पहली बार संप्रभुता को वैज्ञानिक ढंग से, विधिवत अच्छे ढंग से रखने का श्रेय बोदा को है। बोदा की परिभाषा है कि संप्रभुता नागरिकों एवं प्रजाजनों के ऊपर वह सर्वोच्च शक्ति होती है। संप्रभुता नागरिकों एवं प्रजाजनों के ऊपर वह सर्वोच्च शक्ति होती है जो कानूनों द्वारा अमर्यादित है, जो विधियों द्वारा अमर्यादित है, जो शब्द आपको अच्छा लगे। तो बोदा के अनुसार संप्रभुता नागरिकों एवं प्रजाजनों के ऊपर वह सर्वोच्च शक्ति है जो विधियों द्वारा अमर्यादित है। यह बोदा की परिभाषा है। हालांकि बोदा ने उसे बहुत सारे प्रतिबंध लगाए संप्रभुता पे, उसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे। तो इससे स्पष्ट हुआ कि संप्रभुता किसी राज्य की सर्वोच्च सत्ता है, सुप्रीम पावर है। सावर्जेंटी इज द सुप्रीम पावर ऑफ द लैंड। क्लियर हो गया? अब संप्रभुता 2 तरह की होती है: आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता का अर्थ होता है, आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता 2 तरह की संप्रभुता होती है। आंतरिक संप्रभुता का अर्थ होता है कि राज्य अपने स्थित अंदर, जो राज्य का क्षेत्र है, मैंने राज्य की परिभाषा बताया था कि राज्य के 4 तत्वों में जनसंख्या, निश्चित भूभाग, निश्चित एरिया है उसका अपना। उस जो निश्चित एरिया राज्य का है, उस क्षेत्र के अंतर्गत राज्य सभी समुदायों में, व्यक्तियों में, संस्थाओं में, संगठनों में सब में सर्वोच्च होगी। सब में सर्वोच्च होगी। सभी को उसकी बात माननी है, उसके आदेशों का पालन करना है। यह है आंतरिक संप्रभुता। अब आया बाह्य संप्रभुता। बाह्य संप्रभुता का मतलब है कि राज्य अपने बाहर के जो राज्य हैं, जो देश हैं, उन राज्यों के साथ स्वतंत्र है, मित्रता करे, शांति करे, युद्ध करे, संबंध रखे न रखे, वो स्वतंत्र है। वो अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार, अपनी प्रगति को देखते हुए अपने संबंध स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है। कोई उसके ऊपर दबाव नहीं है। अगर वो किसी संगठन का सदस्य होता है, मान लीजिए भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य हुआ, कॉमनवेल्थ का सदस्यों का देशों का संगठन जो है उसका सदस्य हुआ, सार्क का सदस्य हुआ, अगर कोई देश किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य होता है तो इसकी संप्रभुता समाप्त नहीं होती है, बल्कि वो अपनी सुविधा के अनुसार, अपने लाभ के अनुसार, अपनी राष्ट्रीय नीतियों के अनुसार उस संगठन या समुदाय या संस्था का सदस्य बनता है। इससे उसकी संप्रभुता समाप्त नहीं होगी। तो बाह्य संप्रभुता का अर्थ हुआ कि बाह्य राज्य एक दूसरे राज्य से, दुनिया के अन्य संगठनों से, दुनिया के अन्य संस्थाओं से अपने संबंध रखने के लिए स्वतंत्र है। कोई इसके ऊपर रोक टोक नहीं है। तो बाह्य संप्रभुता क्लियर हो गई। आंतरिक संप्रभुता, बाह्य संप्रभुता। अब संप्रभुता के विशेषताएं। संप्रभुता की पहली विशेषता है निरंकुशता।
संप्रभुता जिसके ऊपर कोई नियंत्रण न रखा जा सके, निरंकुश होती है। निरंकुश, जिसके ऊपर कोई नियंत्रण ना हो उसे निरंकुश कहते हैं। तो संप्रभुता के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, इस नाते वो निरंकुश है। अविभाज्य है, उसे बांटा नहीं जा सकता है। खंड खंड बांट दीजिए संपत्ति की तरह, बांटा नहीं जा सकता है, अलग अलग नहीं किया जा सकता। उसे अदेय है, उसे दिया नहीं जा सकता है। मान लीजिए कोई राज्य किसी राज्य के कुछ हिस्से को जीत ले, कोई राज्य अपने का हिस्सा कुछ दूर उससे हो, कोई राज्य किसी राज्य को कुछ हिस्सा दे दे, तो संप्रभुता को बांटता नहीं है, बल्कि संप्रभुता का हस्तांतरण हो जाता है। संप्रभुता का हस्तांतरण हो जाता है, अलग नहीं करता है। तो संप्रभुता अदेय है, दिया नहीं जा सकता है किसी को, संपत्ति नहीं उठा के दे देंगे। मौलिक है, मौलिक का मतलब है नितांत आवश्यक है। जैसे सांस मनुष्य के लिए मौलिक है, बनावटीपन नहीं है, कृत्रिम नहीं है। अगर जीवन चाहिए तो सांस चाहिए। इसी तरह से राज्य के लिए संप्रभुता मौलिक है, कोई बनावटीपन नहीं है, मौलिक है। अनन्य है, मतलब एक है। संप्रभुता पूरे राज्य के अपने क्षेत्र में एक है। भारत की जो पूरी राज्य की सीमाएं हैं, उन सीमाओं के अंतर्गत संप्रभुता एक है, खंड खंड में नहीं है, एक है पूरा। वो नेटवर्क नहीं है बीएसएनएल का और एयरटेल का कि यहां मिलेगा वहां नहीं मिलेगा, नहीं नहीं नहीं, नहीं। उसका नेटवर्क, उसकी संप्रभुता का नेटवर्क हर जगह मिलेगा उसके राज्य के अंतर्गत। अनन्य है, सर्वव्यापी है, हर जगह है। राज्य की जो सीमा है, चाहे वो बिल्कुल जंगल हो, पहाड़ हो, सब जगह उसके नियम कानून काम करेंगे। सर्वव्यापी है वो, अपने पूरे राज्य में उसकी सर्वव्यापकता है, सर्वव्यापी है। असीमित है, उसे कोई सीमा नहीं है कि भैया इतना ही है, ना 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 ना, सीमा नहीं है, असीमित है, अनलिमिटेड है वो। उसके ऊपर कोई सीमा नहीं लगा सकते हैं संप्रभुता के ऊपर, असीमित है वो। तो संप्रभुता निरंकुश है, उसे अलग नहीं कर सकते हैं, दिया नहीं जा सकता है, उसे बांटा नहीं जा सकता है, सर्वव्यापी है, मौलिक है, अनन्य है, अस्थायित्व है। संप्रभुता आज भी है, कल भी रहेगी। संप्रभुता का केवल प्रयोग करने में परिवर्तन हो सकता है। या आज राज्य की संप्रभुता का ये प्रयोग कर रहे हैं, कल राज्य की संप्रभुता का वो प्रयोग करेंगे, लेकिन संप्रभुता रहेगी हमेशा राज्य के साथ, हमेशा रहेगी। यानी संप्रभुता कभी समाप्त नहीं हो सकती है, उस अस्थायित्व है। अगर संप्रभुता समाप्त होती है तो राज्य समाप्त हो जाएगा। अस्थायी है, एकदम अस्थायी है वो। केवल उसके प्रयोग, कौन प्रयोग करेगा, ये ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन संप्रभुता ट्रांसफर नहीं हो सकती है। संप्रभुता तो राज्य से अलग नहीं हो सकती है, उसके प्रयोग को ट्रांसफर किया जा सकता है, कभी इसका प्रयोग कौन करेगा। लेकिन संप्रभुता अस्थायी है, निरंकुश है, अदेय है, अविभाज्य है, अनन्य है, मौलिक है, सर्वव्यापी है। ये सब बहुत सारी विशेषताएं संप्रभुता की हैं। पूरे राज्य में उसका सर्वव्यापी होती है, पूरे राज्य में वो उसकी सर्वव्यापकता है, अनलिमिटेड है वो, सुप्रीम पावर है वो। तो अब तो क्लियर हो गया कि संप्रभुता क्या है, उसकी विशेषता क्या है। अब हम चलते हैं कि संप्रभुता का निवास, संप्रभुता कितने प्रकार की है, संप्रभुता कितने प्रकार की है। तो मुख्यतः संप्रभुता 3 प्रकार से हमारे सामने आती है। पहला है नाम मात्र की और वास्तविक संप्रभुता। यह चीज हमको संसदीय शासन प्रणाली में देखने को मिलती है। कभी हम संसदीय शासन प्रणाली आपको विस्तार से बताएंगे, पढ़ाएंगे और बताएंगे। आज हम इतना बताना चाहेंगे कि संसदीय शासन प्रणाली में संप्रभुता के 2 स्वरूप आते हैं, एक नाम मात्र का और एक वास्तविक। ब्रिटेन में सम्राट संप्रभुता का नाम मात्र का प्रधान है और वास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल सहित संसद में है, मंत्रिमंडल सहित संसद में है। तो औपचारिक तथा वास्तविक संप्रभुता, संप्रभुता के पहले रूप हैं औपचारिक तथा वास्तविक संप्रभुता। भारत में राष्ट्रपति संप्रभुता का औपचारिक प्रधान है और मंत्रिमंडल सहित संसद संप्रभुता का वास्तविक प्रधान है, वास्तविक प्रधान है, उसका वास्तविक रूप से प्रयोग करता है। यह चीज मुख्यतः संसदीय शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है।
दूसरा, वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता। वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता, कानून के अनुसार, नियम के अनुसार संप्रभुता के प्रयोग का अधिकार जिसको दिया जाता है वो कानूनी संप्रभु है। संप्रभुता के प्रयोग का अधिकार, जिसे न्यायपालिका भी मान्य करती है। जैसे भारत में मंत्रिमंडल, संसद वैधानिक संप्रभु है। संसद भारत की वैधानिक संप्रभु है, क्योंकि नियम के अनुसार उस संप्रभुता का प्रयोग करती है। न्यायालय भी इसे मान्यता देते हैं कि कानूनी रूप से संसद कानून बनाती है, उसके नियमों का पालन अनिवार्य होता है। इस नाते वो वैधानिक संप्रभु है, कानूनी संप्रभु है। तो संसद कानूनी संप्रभु है भारतवर्ष में। परंतु उस संप्रभुता के पीछे भी यह समस्या वहां पैदा होती है जहां लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं होता। जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वहां कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जनता सीधा सीधा कानून निर्माण का कार्य करती है, सीधा सीधा। तो जहां सीधा सीधा काम करती है जनता कानून निर्माण का, उसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, वहां समस्या नहीं है। और जनता सीधा सीधा अपने संप्रभुता का प्रयोग करती है, अपने कानून निर्माण इत्यादि कार्य स्वयं करती है। लेकिन जहां प्रतिनिधि शासन की व्यवस्था है और प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है, जैसे भारतवर्ष में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था, दुनिया के बहुत सारे देशों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जैसे ब्रिटेन में। भारत में जहां अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है, वहां पे जनता अपने प्रतिनिधियों को चुन के भेजती है। तो संसद तो सर्वोच्च है, वैधानिक संप्रभु है, लेकिन उस वैधानिक संप्रभु पे नियंत्रण लगाने वाला मतदाता है, जनता है, जो उन्हें वहां तक भेजती है। वो राजनीतिक संप्रभुता उसे कहते हैं। वह असंगठित है, अनियंत्रित है, बिखरी हुई है, ये सब बातें उसकी हैं, लेकिन वह वास्तव में कोई भी विधिक संप्रभुता, कानूनी संप्रभुता अपने राजनीतिक संप्रभुता को नाराज नहीं कर सकती है, क्योंकि जाना उन्हीं के पास है, भेजेंगे आपको वही। तो जब भेजेंगे वही, जाएंगे वही, तो अगर आप उनको नाराज करके कोई कानून निर्माण करते हैं, कोई नियम बनाते हैं, कोई कानून बनाते हैं, तो कब तक आप रहेंगे उस पद पे? एक तो जनता उस कानूनों के विरोध में आ जाएगी। लोकतंत्र में जनता का विरोध बहुत घातक है, हिंसा वगैरह क्रांति के रास्ते पर चल सकती है। फिर आपको चुनाव में उन्हीं के पास जाना है। तो जो विधिक संप्रभुता करती है, कानूनी संप्रभुता करती है, वो राजनीतिक संप्रभुता के अनुसार करती है, राजनीतिक संप्रभुता को की इच्छा अनुसार करती है, क्योंकि राजनीतिक संप्रभुता ही उन्हें वहां तक भेजती है। जो आम जनमानस है, मतदातागण हैं, उन्हें हम राजनीतिक संप्रभुता कहते हैं, जिन्हें कभी भी विधिक संप्रभुता असंतुष्ट या नाराज नहीं करती है। इस तरह से दो संप्रभुता का स्वरूप आता है, विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता। वास्तव में सारा अधिकार तो विधिक संप्रभुता के पास है, लेकिन विधिक संप्रभुता राजनीतिक संप्रभुता के अनुरूप ही आचरण व्यवहार करती है। अगर ऐसा नहीं करेगी तो उसके अस्तित्व पर संकट पैदा होगा। तीसरा, बताने के पहले थोड़ी सी हम लोकप्रिय संप्रभुता की बात कर लें। लोकप्रभुता, लोकप्रिय संप्रभुता। वास्तव में लोकप्रभुता या लोकप्रिय संप्रभुता का विचार मध्ययुग से आया। मर्सिलियो ऑफ पेडुआ इत्यादि ने इस विचार को दिया। आगे चल के रूसो ने इसे बहुत मजबूत किया कि सबकी इच्छा है, सबकी आदर्श इच्छाएं हैं, सबके हित के लिए हैं, और शासन सामान्य इच्छा के अनुसार होगा। लोकप्रिय संप्रभुता, लोकप्रिय संप्रभुता के लिए आवश्यक है कि जनता की इच्छाओं भावनाओं का ध्यान रखा जाए, उनके ऊपर कोई अनावश्यक नियंत्रण ना लगाए जाएं। जो लोकतंत्र के साधन हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, लोक निर्णय, आरंभक, चुनाव समय से करवाना इत्यादि का सही समय से प्रयोग किया जाए, विधि का शासन स्थापित किया जाए, इत्यादि इत्यादि। जो विचार बहुत प्रबल हो रही है,
और वास्तव में यह लोकतंत्र का आधार है, लोकतंत्र की आत्मा है, लोक प्रभुता की भावना। मैं कहा थोड़ी चर्चा कर लो। तीसरा जो लोकतंत्र का स्वरूप है वो विधिक एवं यथार्थ संप्रभुता। विधिक एवं यथार्थ संप्रभुता। विधिक का मतलब होता है विधिक एवं यथार्थ संप्रभुता। विधिक का मतलब होता है कि वास्तव में कानून के अनुसार, नियम के अनुसार किसे शासन करने का अधिकार है। संप्रभुता का प्रयोग कौन करेगा? जैसे भारतवर्ष में संप्रभुता का प्रयोग नाम मात्र के लिए राष्ट्रपति, वास्तविक रूप से मंत्रिमंडल सहित संसद करेगी। तो ये विधिक संप्रभुता है। ये हर राज्य का क्लियर होता है कि कानून के अनुसार कौन करेगा इस संप्रभु शक्ति का प्रयोग। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि एकाएक विधिक संप्रभुता किसी और के पास होती है और यथार्थ संप्रभुता किसी और के पास चली जाती है। कोई गुट, कोई सैनिक वर्ग, कोई संगठन समानांतर सरकार चलाने लगती है, अपने आदेशों का पालन करवाने लगती है। उसे हम यथार्थ संप्रभुता कहते हैं कि वास्तव में कानून के अनुसार संप्रभुता किसी और के पास है और उसका प्रयोग कोई और कर रहा है। शुरू में जब 1917 में लेनिन रसा में आए तो विधिक संप्रभुता के पैरेलल वो यथार्थवादी संप्रभुता का प्रयोग किए। एक सरकार चल रही थी, उसके समानांतर इनकी अपनी व्यवस्था चल रही थी। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये बहुत दिन तक अंतर नहीं रहेगा। या तो विधिक संप्रभुता यथार्थ संप्रभुता को अपने बस में कर लेगी, या यथार्थ संप्रभुता विधिक संप्रभुता को अपने बस में कर लेगी। एक को मिटना होगा, एक को समाप्त होना होगा। अगर विधिक संप्रभुता विद्रोह को दबा दिया, कुचल दिया, शांत कर ले गए, मना ले गए, तो यथार्थ संप्रभुता उनमें आके सिमट जाएगी और सारा प्रयोग विधिक संप्रभुता करेगा। नहीं, अगर यथार्थ संप्रभुता ही मजबूत हो गई, उसने चुनाव करवा के, जन्म संग्रह करवा के, ताकत के बल पे, क्रांति के बल पे, हिंसा के बल पे अपना पूरा वर्चस्व स्थापित कर लिया। जैसे बाद में लेनिन ने रूस और उनकी पार्टी बोल्शेविक पार्टी को रूस की जनता ने स्वीकार कर लिया। अब वो विधिक संप्रभु भी हो गए, यथार्थ संप्रभु से विधिक संप्रभु हो गए। ऐसे पाकिस्तान में हुआ, नेपाल में हुआ, माओवादिस्ट आए। पहले वो यथार्थवादी संप्रभुता के रूप में कुछ दिन तक रहे, बाद में फिर वो वास्तविक संप्रभु हो गए। यथार्थ संप्रभुता से विधिक संप्रभुता हो गए, उनके अंदर आ गई, उन्होंने उसका प्रयोग करना शुरू कर दिया। यथार्थ संप्रभुता और विधिक संप्रभुता का बहुत लंबा समय तक अंतर नहीं हो सकता है, थोड़े समय के लिए हो सकता है। अगर लंबा होगा तो दोनों के लिए नुकसानदायक होगा। तो थोड़े समय के लिए विधिक संप्रभुता और यथार्थ संप्रभुता अलग अलग हो सकती है, बाद में दोनों को एक होना होगा। या तो विधिक संप्रभुता यथार्थ को समाप्त कर देगी, या यथार्थ संप्रभुता विधिक को समाप्त करके सब कुछ अपने आप में नियंत्रण कर लेगी। तो ये रहा संप्रभुता के विभिन्न रूप। फिर अगले टर्म मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।